हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे से, ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर करते रहोगे ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है वो लोग जल्दी से एक बार हाथ ऊपर करके बता दें, क्योंकि ये वो लॉयल बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर में एनर्जी दी है सेशन को स्टार्ट होते से ही। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जिन्होंने शेयर कर दिया वो लोग बता भी देंगे कि शेयरिंग डन, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पे, और आप लोगों के लाइब्रेरी के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप, जहां जहां पर में भी है आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को। ठीक है, चलिए तो हम लोग एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन ही डिसाइड कर लेगा कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसी से आपको चीजें अच्छे से याद हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये आपको बताना है। समर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है 2032 में, और कौन से नंबर का रहेगा? वो 35वें नंबर का रहेगा। ये इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल जो है फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। हाल ही में इंडिया ने 2036 के लिए अपना नॉमिनेशन दिया है। ठीक है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, कि किसको मिलेगा वो, लेकिन 2028 और 2032 का डिसाइडेड है। इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। तो बताइए जल्दी से कि 2032 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2028 के अंदर में अगर बोला जाए जो 34वें नंबर का समर ओलंपिक है उसकी मेजबानी करने वाला है लॉस एंजलिस। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और जब 2032 की बात करें, जो अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था 35वें नंबर का, ठीक है, वो करने वाला है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है ये। ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड नाम का राज्य है, और क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है ब्रिस्बेन। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की ओलंपिक 35वें नंबर का 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होने वाला है। क्वींसलैंड की राजधानी, क्वींसलैंड एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, वहां पर। और 2028 का 34वें नंबर का, ठीक है, लॉस एंजलिस के अंदर में होने वाला है। ठीक है, जो कि कैलिफोर्निया राज्य का एक शहर है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स ऑथेंटिक जानकारी है आप लोगों की, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए बताइए यहाँ पर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला जो ओलंपिक है वो कौन से नंबर का है? जल्दी से कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। स्पीड में आंसर करेंगे आप सभी के सभी, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है कि देश के अंदर में लोकायुक्त नियुक्त करने वाला, ठीक है, पहला राज्य कौन सा बना था? यह आप लोगों ने बताना है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताते रहेंगे लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। चलिए आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पहली बार जो लोकायुक्त नियुक्त किया गया था वो महाराष्ट्र के अंदर में किया गया था। ये याद रखना आप लोगों ने, ये काफी बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को एग्जाम के अंदर में, आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो लोकायुक्त जो है पहली बार जो राज्य था जिसने अपने अपने कैपेसिटी के अंदर में एक कानून बनाकर लोकायुक्त नियुक्त किया वो था महाराष्ट्र। आप देख सकते हो 67वीं बीपीएससी में आया है, बिहार स्टेट के अंदर में आया हुआ है यहाँ पर में। ठीक है, यूपी पुलिस के अंदर में, टीएनपीसीएस तमिलनाडु पीसीएस के अंदर में आया हुआ, उड़ीसा के अंदर में आया है, टीएनपीसीएस एई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे जगहों पे आया है। तो लोकायुक्त नियुक्त, लोकायुक्त कौन होता है? लोक आयुक्त, जिसको अगर कोई भी करप्शन हो रहा है तो आप उसकी शिकायत भेज सकते हो। जैसे लोकपाल होता है पूरे देश के लेवल के ऊपर में, सेंट्रल लेवल के ऊपर में, वैसे ही राज्य के लेवल पे जो होता है वो होता है लोकायुक्त। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1971 के अंदर में पहला राज्य बन गया था महाराष्ट्र जिसने लोकायुक्त नियुक्त किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि लोकायुक्त एक्ट वैसे उड़ीसा ने पास कर लिया था, लेकिन उसने लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया था। उसने लोकायुक्त नियुक्त किया 1983 में। इसी वजह से महाराष्ट्र जो है, ठीक है, यहां पर में पहला राज्य बन गया। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पास किया था 2013 के अंदर में। अब एक चीज अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सभी बच्चे पढ़ना चाहते हो बिहार के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, तो मैं एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर में, ध्यान से सुनिए आप लोग। अभी जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में, ठीक है, लोकायुक्त कब नियुक्त किया गया है? पहला राज्य जो था लोकायुक्त नियुक्त करने वाला कि अगर कोई भी करप्शन हो रहा है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में जो ये लोकायुक्त की परंपरा शुरू की गई थी वो की गई थी 1973 में बिहार में। तो बिहार के अंदर में जो है लोकायुक्त कब नियुक्त किया गया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। 1973, सभी लोग लिख देंगे आप लोग यहाँ पर में। श्रीधर वासुदेव सोहोनी उनका नाम था, ठीक है, वो बिहार के पहले लोकायुक्त बने थे। ठीक है, तो वासुदेव सोहोनी, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, जल्दी से लिख दीजिए श्रीधर वासुदेव सोहोनी। और अभी कौन है बिहार के
लोकायुक्त ये भी आप लोग बता सकते हो मुझे, श्याम किशोर शर्मा जी, ठीक है। तो श्रीधर वासुदेव सोहनी, ठीक है, तो 1973 के अंदर में बिहार ने किया था, श्रीधर वासुदेव सोहनी, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स बिहार के पहले जो है लोकायुक्त बने थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, पहले लोकायुक्त। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो अभी फिलहाल के अंदर में कौन है लोकायुक्त, ठीक है, तो श्याम किशोर वर्मा है, ये फर्स्ट थे, ठीक है। और प्रेजेंट के अंदर में कौन है, तो प्रेजेंट में है श्याम किशोर वर्मा, श्याम किशोर, ठीक है, वर्मा, ठीक है। श्याम किशोर वर्मा जो है, शर्मा जो है फ्रेंड्स यहां पर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, श्याम किशोर शर्मा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। किरातार्जुनीय नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो किस तरीके से बन सकते हैं, इसका भी मैं एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लगा देता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसी के ऊपर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए आप लोगों का, अगर आप लोग तैयार हो तो। अगर हाथ तो तैयार है तो हाथ ऊपर करके बताएंगे। देखिए ये 67वीं बीपीएससी के अंदर में, यूपीएससी के अंदर में, आरपीएफ एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। किरातार्जुनीय नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ठीक है, भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने, भारवी ने, किसने लिखी थी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो किरातार्जुनीय नामक जो पुस्तक है, ठीक है, ये महाकवि भारवी जो थे उन्होंने लिखी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये 7वीं शताब्दी के अंदर में लिखी गई एक पुस्तक है, संस्कृत के अंदर में लिखा था इसको, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो किरातार्जुनीय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारवी है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है आप लोगों से, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। किरातार्जुनीय नामक पुस्तक, ठीक है, डायरेक्टली लिखी गई है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, भारवी ने लिखी है। और इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि एक स्टोरी है जिसके अंदर में अर्जुन का जो वॉर है, ठीक है, किरात शेवी शिवा के साथ में, उसको बताया गया है। महाभारत का एक छोटा सा जो है, छोटी सी एक कहानी है, उसके अंदर में एक छोटा सा पार्ट है, उसको और ज्यादा एक्सटेंड करके इसके अंदर में थोड़ा सा बड़ा करके बताया गया है कि अर्जुन का शिव के साथ में जो है वो वॉर यहां पर में। ओके, चलिए, तो ये एक जो है फ्रेंड्स आपका बन जाता है। भारवी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, भारवी ऑप्शन नंबर डी के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। मैं आप लोगों के लिए एक और जो है वो लगाता चलूंगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का मुझे यहाँ पर में मिल गया है, वो क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पर में लगा देंगे, ठीक है, बीच में। चलिए, किरातार्जुनीय, भारवी, सभी लोग लिख देंगे किरातार्जुनीय किसने लिखी है, भारवी ने लिखी है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। लिख दीजिए कमेंट के अंदर में सभी के सभी बच्चे। गुड, हम लोग जो है फ्रेंड्स 1000 लाइक से बहुत ज्यादा पास में। जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी से आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, ये आप लोगों को बताना है। देखिए कौटिल्य जो है इनको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। कौटिल्य को एक और नाम है, ठीक है, और दूसरा एक और नाम है, 3 नामों से जाना जाता है। आप लोग ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो बीपीएससी तैयारी का क्वेश्चन है, तो चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं अच्छे से, कमेंट में बता दीजिए आप लोग। कौटिल्य जो है फ्रेंड्स इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। चाणक्य और विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही बात है, ये एक ही पर्सन है ये। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की और इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है वो कहां से की थी, नालंदा से की थी इन्होंने, बिहार में, पाटलिपुत्र से की थी, या तक्षशिला से की थी। तक्षशिला आज जो है पाकिस्तान के अंदर में पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई तक्षशिला से की थी, तक्षशिला में। तो तक्षशिला के स्टूडेंट और वहां पर में टीचर भी बने ये, ओके, तक्षशिला के अंदर में। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक नॉन जो है एकेडमिक जो बुक है आप लोगों की एनसीईआरटी की, उसके अंदर में दिया हुआ भी है, आप देख सकते हो। ये कुछ एनसीईआरटी कुछ ऐसी भी पुस्तकें निकालता है जो एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं होती है, ठीक है, ऐसे ही वो जो है लिटरेरी पर्पस के लिए निकालता है। उसके अंदर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर में ये बुक आप लोगों की है, इसके अंदर में आप देख सकते हो कि दिया हुआ है तक्षशिला बिकम फेमस एज प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज, ठीक है। यहाँ पर में बहुत सारे जो है लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है। यहाँ पर में जो है पाणिनि, जो इंडियन ग्रामरियन थे, उन्होंने पढ़ाई की है, पाणिनि ने, ओके। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो जीवक है, उन्होंने जो है यहाँ पर में पढ़ाई की है, रिनोन फिजिशियन थे ये, ठीक है। इसके अलावा जो चाणक्य है उन्होंने भी यहाँ पर में पढ़ाई की है। जीवक जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है ये किसके फिजिशियन थे, जीवक, ठीक है। तो जीवक जो है ये प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग कि बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के, ठीक है, चिकित्सक थे।
उसके उनके दरबारी चिकित्सक थे, इनको गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए भी बिंबिसार ने भेजा था, जीवक को। ठीक है, चाणक्य जो है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्होंने भी यहाँ पर में पढ़ाई की है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। ओके, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में पढ़ाता चलूंगा। तो पाणिनि ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। देखिए, पाणिनि ने, अच्छा, कौन सी भाषा का ग्रामर लिखा था पाणिनि ने, बताइए जल्दी से। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी, पाणिनि। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्या आप लोग लिख सकते हो जल्दी से? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से एक क्वेश्चन इसके ऊपर में भी बना दिया जाए। ठीक है, जितना अच्छे से बच्चे यहाँ पर में पढ़ते जाएंगे, जितना जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए। तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पाणिनि ने लिखी थी, संस्कृत का ग्रामर है इसके अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, संस्कृत का। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कौटिल्य के दो नाम और कौन कौन से, ये आप कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, 3 लोगों के नाम मैंने आपको बताया जिन्होंने तक्षशिला से पढ़ाई की है, उनके नाम आप लोग लिख देंगे मुझे जल्दी से। जीवक जो है, इन्होंने तक्षशिला से पढ़ाई की है, ये किसके समय के जो है चिकित्सक थे? जीवक। जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखो, अगर आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर में तो आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर मैं एक्टिविटी करता रहेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है एग्जाम क्लियर कराने के साथ साथ में आपको टॉपर बनाने के लिए भी लिख रहा हूं। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? चलो अभी देखिए, और ये पूरा श्रेय जाता है हमारी टीचिंग परीक्षा की टीम को, जिन्होंने यहाँ पर में जैसे ही मैंने यहाँ पर में आप लोगों के लिए पढ़ाया, ठीक है, उन्होंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगा भी दिया। तो बिहार के अंदर में जो लोकायुक्त है फ्रेंड्स, ठीक है, लोकायुक्त, बिहार के अंदर में पहला जो लोकायुक्त है वो नियुक्त हुआ था आपका 1973 के अंदर में। ठीक है, तो ये लोकायुक्त के जो है पहले लोकायुक्त कौन बने थे? तो श्रीधर वासुदेव सोहनी। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और मैंने आपको अभी ये भी बताया कि अभी फिलहाल के अंदर में जो है वो बिहार के लोकायुक्त कौन है। तो श्याम किशोर शर्मा जी जो है वो बिहार के अभी फिलहाल के अंदर में लोकायुक्त है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। तो बिहार में पहला लोकायुक्त कब बना था? ठीक है, तो ये याद रख लेंगे आप लोग, 1973 के अंदर में श्रीधर वासुदेव सोहनी, श्याम किशोर शर्मा, श्याम किशोर, ठीक है, शर्मा, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स। अभी प्रेजेंट के अंदर में बिहार के लोकायुक्त है न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज ये याद रख लीजिए आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाली बात है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार के भारत के अंदर में पहला राज्य कौन सा था जिसने लोकायुक्त लागू किया था? चलिए, लोकायुक्त को लागू करने वाला या लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा, और जो बच्चे भी, ठीक है, यहाँ पर में लिख रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो आप लोग, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ में। और आपको बताना है कि इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर के अंदर में कितना डिफरेंस है। इक्वेटोरियल डायमीटर का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं अगर मैं ग्लोब की बात करूं, आपको ग्लोब ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ग्लोब है। ठीक है, तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो इक्वेटोरियल डायमीटर का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो बीच में, ठीक है, ये जो बीच में आप लोग देख पा रहे हो ये इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर का ऐसा गोल राउंड में जो है उसमें कितना डिस्टेंस है, और ये पोल से लेकर ऐसा नीचे से लेकर जो डायमीटर हम लोग बनाएंगे उसमें कितना मतलब उसका जो भी डायमीटर आता होगा वो, इन दोनों डायमीटर में कितना डिफरेंस है। यहां से आप लोग गिनोगे तो कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस रहेगा, इक्वेटर पे गिनोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। अगर पृथ्वी पूरी तरह से एक स्फीयर होती, फुटबॉल की तरह, तो कितना डिस्टेंस होता दोनों के बीच में? आप लोगों से मैंने एक कंसेप्चुअल सवाल पूछा है, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि अगर पृथ्वी पूरी तरह से स्फीयर होती तो कितना डिस्टेंस होता? अगर स्फीयर होती तो की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, तो स्फीयर होती तो 0 डिस्टेंस होता, 0। लेकिन फ्रेंड, जब पृथ्वी 0 जो है डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि मतलब पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस में फर्क होगा। हमारी पृथ्वी बीच में से उभरी हुई है, तो इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर, ठीक है, ज्यादा है, तो 12,756, ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर में आता है 12,756। ठीक है, 12,756 ये क्या है? इक्वेटर का इक्वेटोरियल डायमीटर है, मतलब भूमध्य जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उसका डायमीटर। और पोलर डायमीटर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पोल के पास में जो डायमीटर है आपका वो 12,714 किलोमीटर के बराबर है, लगभग 12,714। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट्स में है इसी वजह से। ठीक है, 42 पॉइंट के अंदर में आता है ये आप लोगों का आंसर। ठीक है, अलग अलग जगहों के ऊपर में, तो ये रफली जो है आप लोगों का 43 के पास में जाता है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है आप लोगों का 43 के पास में? ठीक है, 42 के पास में, 42 पॉइंट्स के पास में 43 किलोमीटर। तो ये जो है फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है।
ठीक है आप लोगों का। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है जो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय या विश्व वृत्त का जो आपका भूमध्य रेखीय व्यास है, विश्व वृत्तीय व्यास जो है आपका वो, और ध्रुवीय व्यास जो है वो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग आपका 42 के बाद में पॉइंट्स में जाता है। अलग अलग जगहों के ऊपर में अलग अलग ये काउंट होता है, क्योंकि पहाड़ ये सब आते रहते बीच बीच में, इस वजह से तो लगभग जो है हम इसको अप्रोक्सीमेटली 43 किलोमीटर मानते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डिफरेंस है। ये कितने लोगों को समझा था, मुझे सच्ची सच्ची हाथ ऊपर करके बताना कि अगर ये परफेक्ट स्फीयर होता, मतलब परफेक्ट एक बॉल की तरह होता, सब तरफ से गोल, ठीक है, पूरा फुटबॉल बॉल की तरह या जो है एक बॉल की तरह, गेंद की तरह गोल होती, तो डिफरेंस 0 होता। ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा का जो डायमीटर है और पोल का जो डायमीटर है, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 0 होता। कितने लोगों को समझा है, सच में हाथ ऊपर करके बताओ। ये मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है यहाँ पर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। तो ऐसे अगर आपको दिमाग खोलने वाले जो सवाल है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके, अगर वो सीखने हैं तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए, आप लोगों का फायदा होगा। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए यार एक थम्स अप आप लोगों का बनता है। देखिए फिर से आप लोगों के लिए जो हमने पढ़ाया उसके ऊपर में क्वेश्चन उन्होंने लगा दिया। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया आप लोगों के लिए, यूपी डेट में पूछा गया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो एक थम्स अप तो बनता है यार टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए जल्दी से आप लोगों का। तो अष्टध्यायी के लेखक जो है फ्रेंड्स ये है पाणिनि है। जो भी आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। पाणिनि ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, ठीक है, कौन अपनी पढ़ाई जो है उन्होंने कहाँ से की थी ये बता देंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है, और ये किसके दरबार में दरबारी चिकित्सक थे, दरबारी, ठीक है, फिजिशियन थे, चिकित्सक थे। दरबारी चिकित्सक जो है फ्रेंड्स ये किसके किसके समय के थे, ये आप लोगों को बताना है। दरबारी चिकित्सक किसके समय के थे, किसके इसके अंदर में थे, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मुझे। ओके, तो ये आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा बताया हुआ है। तक्षशिला के हमने 3 लोगों के नाम पढ़े हैं, उनके बारे में आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो पाणिनि जो है उन्होंने फ्रेंड्स अष्टध्यायी नामक पुस्तक लिखी है, तक्षशिला से ये पढ़ाई की है इन्होंने, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, अष्टध्यायी के लेखक है पाणिनि, और पाणिनि जो है वो किसी के भी दरबार में दरबारी चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, तो जितने भी लोग बिंबिसार लिख रहे हैं ना, ठीक है भाइयों और उन सभी की बहनों, जीवक जो है ये बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, जितने भी लोगों ने बिंबिसार लिखा है, ठीक है, तो आप समझो बात को, इसीलिए रिवीजन जरूरी होती है। पाणिनि जो है ये ग्रामेरियन थे। ठीक है, ये याद रखना है, वो किसी के दरबार में चिकित्सक नहीं थे, चिकित्सक थे जीवक भाई साहब। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब समझ में आ गया क्या? देखो, और ऐसी गलतियां यहां करो, जितनी गलतियां कर सकते हो करो, एग्जाम में आप सही करोगे। और टीचिंग परीक्षा में देखो मैं आपको बता दूं, जो टीचिंग परीक्षा पे यहां पर मैं आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सबसे सही तरीका है पढ़ने का, क्योंकि यहां आप गलतियां करके कैसे कैसे आप गलतियां कर सकते हो वो सारी चीजें यहां कर लोगे, एग्जाम में आप वो गलतियां नहीं करोगे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, जल्दी बताइए कितने लोग एग्री करते हैं। ओके, कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ ऊपर करके बताएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पर मैं आप लोग गलती कर सकते हो, सारे के सारे आपके दिमाग जो है यहाँ पर मैं बढ़िया से अपन उसको कर लेंगे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, आपको पता है कि टीचिंग परीक्षा ने आपको 5 दिन 5 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैसे हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। आप लोग, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप 75% स्कोर करिए। ठीक है, 5 टेस्ट में 75% पासिंग मार्क है। ठीक है, 75 पासिंग मार्क है 100 में से, और आपको 5 टेस्ट पास करनी है। और जैसे ही आप ये फ्री 5 टेस्ट पास कर लोगे, आपको जो है 3 कोर्स में ऐड किया जाएगा। ठीक है, आपको जो है कनेक्ट करना है टीचिंग परीक्षा की टीम से, आपको वहीं पे कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 5 के 5 टेस्ट अनलिमिटेड बार आप लोग दे सकते हो, जितने बार आपको देना है। ठीक है, जितने बार आपको देना उतने बार आप दे सकते हो, ताकि आपको जो है आप एक्सप्लेनेशन देख के सीख सके और फिर से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्राउडली बता सकता हूं फ्रेंड्स कि पहला ही दिन, कल हमने पहली टेस्ट डाली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कल ही पास कर लिया, पहली टेस्ट पास कर ली, जिन्होंने नहीं की है, ठीक है, उनका वो लोग ट्राई करते रहेंगे। साक्षी कुमारी देखिए 98 जो है उन्होंने लेकर आया है। ठीक है, चंद्रभूषण मणि, ठीक है, कृतिका सिन्हा, शाइस्ता, डिंपल, प्रीति कुमारी, राहुल, ये जो है फ्रेंड्स 75 या उसके ऊपर जितने भी बच्चों ने लेकर आया है उनको पास माना जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपका जो है वो 70 नंबर आया, तो आप री अटेम्प्ट दीजिए, री अटेम्प्ट आप दे सकते हो, री अटेम्प्ट दीजिए, री अटेम्प्ट देकर आप उसको पास कर लीजिए। ठीक है, आप कितने भी बार अटेम्प्ट देकर पास कर सकते हो, बस आपको 5 के 5 में कम से कम लेकर आना है। कितना बढ़िया है आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव,
कितने लोगों को लगता है? आप इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर आपका 75 नहीं आ रहा है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी हमने जान के रखी है, जानबूझ के रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है समझदारी से आंसर लगाए, सोच समझ के। ऐसा नहीं कि बस आप लोग जो है, नहीं, ये सबके लिए फ्री है, सबके लिए है। देखिए यहाँ पर मैं 5 आपको टेस्ट देनी है। अगर आपका नहीं आया तो फिर से पूरा का पूरा पढ़िए आप, और फिर से टेस्ट दीजिए जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स, जैसे देखो यहाँ पर मैं बता रहा है, मोना सिंघली बता रहे कि 73 आया, अब उनको वापस से देना है। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है कि वो फिर से पढ़ेंगी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन और फिर से टेस्ट देंगी, तो वो सारी चीजें याद हो जाएंगी उनको। ठीक है, आज दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, आज भी दे सकते हो। जो कैसे देना है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। और जितने भी बच्चे केवीएस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है। टीचिंग परीक्षा के साथ में आप जुड़ सकते हो। टीचिंग परीक्षा आपको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ठीक है, और आप बाकी के बच्चे, बीपीएससी वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं, DSSB वाले भी दे सकते हैं, सुपर टेट वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, आज फिर से होंगी टेस्ट आपकी सेकंड नंबर की। चलिए, यूपीएससी देखिए प्रीलिम्स के अंदर में आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बीपीएससी में आ सकता है, टीआरई में, तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग कहां पर होंगी टेस्ट, मैं आपको बताता हूं लास्ट में। आप लास्ट में बताता हूं, आप लोगों को बने रहिए आप लोग। ठीक है, सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे दे सकते हैं, वो फॉर्म कैसे भरना है, पूरा मैं आपको बता दूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था दक्षिण भारत के अंदर में? ठीक है, ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, पेरियार के नाम से भी इनको जानते थे, ईवी रामास्वामी नाइकर, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था दक्षिण भारत के अंदर में। और आप देख सकते हो फ्रेंड, 2025 में ये यूपीएससी में सवाल आया, और टीचिंग परीक्षा ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है, सीटेट के अंदर में भी ये सवाल आ चुका है 2022 के अंदर में। ओके, तो आप लोगों को याद रखना, ईवी रामास्वामी नाइकर, या जिनको पेरियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने जो दलित थे, जो छोटी जातियों, सो कॉल्ड छोटी जातियों जिनको माना जाता है, उनके ऊपर में जो अन्याय हो रहा था, उन सबके खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, नाउ कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया है? ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है और ये हमने कहां से लिया है, ये भी बताएंगे आप लोग। रूल ऑफ लॉ, भारत के अंदर में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का शासन रहेगा। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे भारत ने रूल ऑफ लॉ जो है फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, हमारे देश में कानून का शासन रहेगा, और इसमें यह बोला गया है कि हर एक नागरिक के लिए, ठीक है, जो कानून है वो सभी के लिए समान रहेगा, और वन जुडिशियरी रहेंगी सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री तो उनके लिए एक अलग अदालत बनाई जाएंगी, और आम लोगों के लिए अलग अदालत। सुप्रीम कोर्ट है तो सबके लिए समान है। ठीक है, अगर कोई केस प्रधानमंत्री पे चलेगा, ठीक है, या पूर्व प्रधानमंत्री पे चलेगा, तो वो भी उसी में चलेगा। ठीक है, वही वाले कोर्ट में। और आम जनता का अगर कोई कोर्ट है, वहां तक जाता, केस है कोई वहां तक जाता है, तो वो उसी के ऊपर में चलेगा। तो वन एक्ट फॉर ऑल, ठीक है, एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, एक कानून सभी के लिए, एक कानून और सभी के लिए एक जुडिशरी, इसका ये मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का मतलब। ठीक है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के अंदर में भी यही है। ओके, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया हुआ है ये कंसेप्ट, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी आप लोगों को बोलना है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 भी बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न है, कभी भी रिपीट हो सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि रूल ऑफ लॉ ये हमने कहां से लिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बताइए। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ब्रिटेन बोलो, इंग्लैंड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ठीक है, कभी कभार इंग्लैंड की जगह पे ब्रिटेन भी आता है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन की संकल्पना किसने दी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बिहार स्टेट पीजीटी के अंदर में, यूपी पुलिस एसआई के अंदर में आया था, कानून के शासन की संकल्पना जो है फ्रेंड्स, ये किसने दी थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, अल्बर्ट, ठीक है, वेन डीसी उनका नाम था। ठीक है, तो अल्बर्ट वेन डीसी जो है, उन्होंने इस परिकल्पना को दिया था, और फिर ब्रिटेन ने इसको अपनाया था। ठीक है, और फिर बाद में पूरी दुनिया ने वहां से अपनाया। कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, मतलब एक कानून और एक जुडिशरी सबके लिए। तो एवी डीसी या डीसी, जो भी आप लोगों का हिंदी में आता है, डीसी इनको बोलते हैं। ठीक है, और एवीडीसी, जिसको आप लोग, जिनका पूरा नाम था अल्बर्ट वेन डीसी, ठीक है, उन्होंने ये परिकल्पना दी थी। और किस देश ने अपनाया था इसको सबसे पहले, रूल ऑफ लॉ को? इंग्लैंड या ब्रिटेन जो है उसने अपनाया था, और उससे फिर बाकी देशों ने अपनाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है फ्रेंड्स, ये हकीम अजमल खान ने, चंद्रशेखर आजाद ने, हसरत मोहानी ने, मोर देन वन ऑफ दियबो, नन ऑफ दियबो, किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा?
तो इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, हसरत मोहानी, ठीक है। और 1921 में ये नारा दिया था। बाद में जो है फ्रेंड्स भगत सिंह, ठीक है, जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बाकी जो लोग थे उन्होंने इसको पॉपुलर किया, ठीक है। इवन जो 1929 के अंदर में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, तब भी वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। लेकिन ये नारा दिया किसने था? हसरत मोहानी ने दिया था, ठीक है, हसरत मोहानी ने, ठीक है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, हसरत मोहानी। प्लीज इसको याद रखना, ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होकर आ सकता है आप लोगों का। टीचिंग परीक्षा के ऊपर में हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को बढ़िया तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर दिए इमेज वाले सेक्शन में कि कौन सा नारा किसने दिया हुआ है। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो जरूर जो है फ्रेंड्स आप लोग उन सारी चीजों की रिवीजन करते रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा प्रभाग संभाला था या कौन सा विभाग संभाला था? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है संडे के दिन, ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, संडे के दिन आप सभी लोगों ने तैयार रहना है, ठीक है। मैं आपका जो है केवीएस में पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, पिछले एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं आप लोगों से। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों ने जो है ये एग्जाम देनी चाहिए, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में उसके तुरंत बाद आप लोगों की टेस्ट भी होंगी कि जो आपको पढ़ाया है मैंने वो आप लोग कितना कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही जो है एक प्रीमियम लेवल की आप लोगों को जॉब वहां पर मिलती है, ठीक है। शहरी इलाकों के अंदर में ही है सारी की सारी केवीज, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहां एक अच्छा होता है, आपको वहीं पे क्वार्टर मिल जाता है, ठीक है। क्वार्टर मतलब वो पीने वाला नहीं है, रहने वाला जो है आपका घर आपको मिल जाता है, ओके। और दूसरी चीज ये है कि बेहतर एक लाइफस्टाइल आप लोगों को मिलती है उसके अंदर में, क्योंकि सैलरी हाई लेवल की होती है उसमें, ओके। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स संडे के दिन जो है 2 बजे मैं जब आपको ये पेडागोजी करवाऊंगा, जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस उसके अंदर में, ठीक है, लीडरशिप एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव जो भी आपका वो सेक्शन था उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे करवाने वाला हूं मैं आपको। तो 1946 के अंदर में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो अंतरिम सरकार जो है फ्रेंड्स 2 सितंबर 1946 को बनी थी, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, ओके। और इसके अंदर में अलग अलग जो मंत्री थे उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको इमेज वाले सेक्शन के अंदर में मैंने प्रोवाइड करवा दी है। 1918 के किस महीने में यूरोपीय नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, चंपारण कृषि अधिनियम कौन से महीने में पारित किया गया था ये बताना है आप लोगों ने। तो चंपारण कृषि अधिनियम जो है फ्रेंड्स, तारीख के साथ आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है, कौन से ईयर में अगर पास किया गया था ये आप लोगों से पूछे तो 1918 और 4 मार्च 4 मार्च, ठीक है, 1918 को ये पास हुआ था ये कौन से तारीख को, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? फरवरी मई नवंबर में नहीं हुआ था, ये 4 मार्च को हुआ था पास, ठीक है। बिहार एंड उड़ीसा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें से, ठीक है। तो बिहार एंड उड़ीसा राज्य, उसका नाम बिहार नहीं था ना पहले, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत नाम था उसका पूरा, तो बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंशियल असेंबली जो थी उससे ये पास हुआ था। तो 4 मार्च को हुआ था, तो मार्च दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तारीख भी अगर कभी आप लोगों से पूछ ली जाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि 18 अप्रैल को गांधी जी के ऊपर में जो है वो धारा 188 लगा दी गई थी, गांधी जी को आने से मना कर, नहीं मुझे तो लग रहा है कि चल रहा है करके सब कुछ यहां पर में, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है, कि भारतीय संविधान की 5वें नंबर की जो अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आदिवासियों से रिलेटेड है, ठीक है। 10 राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र जो है उनके ऊपर में लागू होती है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, 6वीं अनुसूची के अंदर में उनको डाला गया है, ATMM, ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्य है, ठीक है, ATMM, ओके। तो कौन सा राज्य ऐसा जिसके ऊपर में ये लागू नहीं होती, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये ATMM जो है ना, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है क्योंकि ये एग्जामिनर को लगता है कि भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर में सवाल अच्छे से पूछा जा सकता है। तो असम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर उसके अंदर में नहीं है, ओके। तो ये है असम,
त्रिपुरा, ठीक है, ये है मेघालय, मेघालय, और ये है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है ये आप लोगों को बताना है, जो छठी अनुसूची में नहीं आता। छठवीं अनुसूची पांचवी अनुसूची से कैसे अलग है? छठवीं अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों को कुछ अधिकार दिए गए स्पेशल, लेकिन छठवीं अनुसूची में अल्ट्रा स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, इसी वजह से इनको अलग किया गया है। छठवीं अनुसूची में कुछ और एक्स्ट्रा वाले जो है अधिकार यहाँ पर में प्रोवाइड किए गए। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो त्रिपुरा, ठीक है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये चार राज्य आप लोग प्लीज जल्दी से लिख देंगे। छठवीं अनुसूची के अंदर में कौन कौन से चार राज्य है, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट में लिख देगा, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, कौन कौन से राज्य है छठवीं अनुसूची के अंदर में। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर उसके अंदर में नहीं है शामिल। ओके, ये याद रखना है, इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को, तो प्लीज याद रख लेंगे। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं सारी की सारी अनुसूची आप लोगों को अच्छे से करवा दूं, एक लेक्चर ऐसा ले हम लोग जिसमें अनुसूचियां करें, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, और हर एक बच्चा जो है जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिस दिन 5000 बच्चे हो जाएंगे ना लाइव, यहां पर में 5000 बच्चे लाइव बैठेंगे, उसके अगले ही दिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को सारी की सारी अनुसूचियां याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप खुद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको टेस्ट भी दूंगा उसमें। तो जितने लोग चाहते हैं वो बता देंगे, ठीक है, याद करवा कर दूंगा, और हर एक संभव क्वेश्चन जो उस पर बन सकता है वो आप लोगों को करवा कर दूंगा, ठीक है, ठीक है जी हाँ, प्रॉमिस। विक्रम कुमार पूछ रहे जी सर प्रॉमिस, तो हाँ जी प्रॉमिस, आपको जल्दी से आप जो है आप अपना अपना प्रॉमिस निभा देंगे जल्दी जल्दी से, सभी के सभी बच्चे, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे। जिस दिन हो जाएगा हमारा 5000 लाइव, उसके अगले दिन, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, खादी एंड इंडस्ट्रियल विलेज कमीशन एक्ट, ये ना गांधी जी के जो है विचारों पर था, ठीक है, इसको केविक भी बोला जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट। ओके, ये जो कमीशन है ना, ये क्या करता है, खादी उद्योग को, गांधी जी जो है खादी के समर्थक थे, तो खादी को और विलेजेस के अंदर में जो इंडस्ट्रीज लगती है, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज, ठीक है, रुमाल बनाना है और फूल के गुलदस्ते बनाना है, ठीक है, ऐसी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए कमीशन है ये, ठीक है। 1956 में ये एक्ट बना था, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, केविक। इसकी भी एक अलग वैकेंसी निकलती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की वैकेंसीज निकलती है, जो हमारा सक्सेस परीक्षा जो चैनल है आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके ऊपर में आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, अब जो भी न्यू वैकेंसीज आएंगी अलग अलग इसकी। और अभी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आपको पता है वेबिनार है, कितने लोगों ने वेबिनार के अंदर में एनरोलमेंट कर लिया है, ठीक है, तो ये वेबिनार जिसमें करियर वेबिनार है आप लोगों का, उसके अंदर में आप लोगों को सारी जानकारी भी मिल जाएगी उसमें अच्छे से, ठीक है, अलग अलग कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की शहादत हुई थी, ये बताइए आप लोग जल्दी से। दो जो है सिख गुरु ऐसे हैं जिनकी शहादत हुई है मुगलों के समय के अंदर में। ओके, तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स, कि 5वें नंबर के जो गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, ये 5th नंबर के गुरु थे, 5th गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जन देव जी। इनको शहीद कर दिया था जहांगीर ने, ठीक है। इनके ऊपर में आरोप लगाया था कि उन्होंने, जहांगीर का एक बेटा था, ठीक है, प्रिंस अकबर, ठीक है, उसकी मदद की है, अकबर द ग्रेट नहीं, प्रिंस, इसका भी इनका बेटा था, उसका भी नाम एक अकबर था, उसकी मदद की है करके। ओके, तो वहां पर में उसको हत्या कर दी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर जो है उनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, किसने? गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर ये 9th नंबर के गुरु थे, 9th, ठीक है, इनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, और ठीक है, यहाँ पर मैं मिट गया, ये कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वापस से लिख देता हूँ। गुरु अर्जन देव जी 5th नंबर के थे, गुरु तेग बहादुर जी जो है 9th नंबर के थे, ठीक है, और इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। आखिरी गुरु कौन थे, सिखों के आखिरी गुरु कौन थे, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दोगे जल्दी से, ठीक है। तो जहांगीर से अगर पूछा जाए तो 5वें नंबर के गुरु गुरु अर्जन देव जी। ओके, नाउ भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है, ठीक है, भारत के अंदर में कौन सी क्रमबद्धता सही है, ये बताएंगे आप लोग। सर यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करवा दीजिए। प्रिंसेस साधना जी, एक यूपी परीक्षा करके एक चैनल है, उसके ऊपर में हम लोग करवा रहे हैं उसको, यूपी परीक्षा चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। और ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे का सारा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बाबर के युद्धों की, तो बाबर ने
1526 के अंदर में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, पानीपत की लड़ाई। ओके, उसके बाद में जो है 1927 में अगले साल खांडवा की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, राणा सांगा के साथ में खांडवा की लड़ाई। तो 1526, ठीक है, 1526, 1527 में खांडवा की लड़ाई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी थी मेदिनी राय के साथ में 1528 के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1529 में उसने घाघरा की लड़ाई लड़ी थी अफगान शासकों के साथ में 1529 में, ठीक है। और 1530 में उसने जिंदगी की लड़ाई लड़ी क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मृत्यु हो गई 1530 में। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसका सही क्रम जो है भारत के अंदर में लड़ाइयों का पानीपत, खांडवा, चंदेरी, घाघरा, ठीक है। ये 27वीं बिहार जूनियर जीएस के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ओके, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, 100 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 के टारगेट से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों की जो आप लोगों को यहाँ पर में दिया हुआ है, और चारों ही इसमें बाबर जो है वो विजेता था। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद है और दोनों को जो है साथ में बैठकर कोई बिल पास करना है, ठीक है, तो कौन सा जो है अनुच्छेद है जो इसकी आज्ञा देता है कि संयुक्त बैठक हो सकती है? और उसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? बुलाता कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। बुलाता कौन है? अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, अध्यक्षता, ठीक है। बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करके बुलाता है? तो आर्टिकल नंबर 108 का इस्तेमाल करता है, आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, कि राष्ट्रपति बुलाएगा। और अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर है वो करेगा, स्पीकर लोकसभा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है वो, अगर लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो विधान या राज्यसभा जो है उसका उपसभापति, सभापति नहीं करेंगे, उपराष्ट्रपति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। सभापति क्यों नहीं कर सकता राज्यसभा का? क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति भी है ना, इस वजह से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। नाउ आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, नाउ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और मैंने आप लोगों को बोला है जिस दिन 5000 लाइव यहाँ पर मैं आ जाएंगे, ठीक है, हर बच्चा सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है, मेरे आने के पहले ही जल्दी जल्दी से शेयर कर दिया करो हर एक जगह पे, ठीक है। जिस दिन 5000 हो जाएंगे उसके अगले ही दिन आप लोगों को सारे के सारे 12 के 12, ठीक है, सारे संविधान संशोधन जो उनके अंदर में हुए उनके साथ में, ठीक है, आपको सारे अनुच्छेद याद करवा दूंगा। आपको जितने भी अनुसूची है वो सारी की सारी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है फ्रेंड्स 25, ठीक है, 42% है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिहार की जो है जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि 2001 से, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में कितना परसेंट बढ़ गया बिहार की जनसंख्या? तो 25.42% जो है बढ़ गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ अब मैं बात करूं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा किसकी है, तो मधेपुरा की है, ठीक है, मधेपुरा। मधेपुरा जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर। ओके, और सबसे कम किसकी है? तो गोपालगंज की, गोपालगंज की है सबसे कम। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम ये दोनों भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिकेटल ग्रोथ रेट या दशकीय वृद्धि दर कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? मधेपुरा की। सबसे कम गोपालगंज की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एजुकेशन एंड लीडरशिप का जो आप लोगों का सेशन है, ठीक है, केवीएस का, मैं आप हर एक बच्चा, ठीक है, जो भी चाहता है कि वो एकदम जो है किक स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से करे, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो जिसका वेटेज है, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं करवा दूं। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप एक ही क्लास के अंदर में जितने भी केवीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर में, वो सारे के सारे करवा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स संडे के दिन जरूर जुड़ेंगे लाइव, क्योंकि वो लाइव सेशन रहेगा और उसके तुरंत बाद आपको एक टेस्ट दूंगा जिसके अंदर में आप लोग जो है फिर उस टेस्ट को, ठीक है, आप क्या कर पाओगे, आप उस टेस्ट को जो है बेहतर तरीके से कर पाओगे, आप लोग सॉल्व कर पाओगे सेशन देखने के बाद में। नाउ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? फाइनेंस कमीशन, 64वीं बीपीएससी का प्रश्न, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पत्थर तब तक सलामत है तब तक पहाड़ से जुड़ा है, जब तक सलामत है, जब तक पेड़ों से, पत्ता तब तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा है,
स्टूडेंट तब तक सलामत है जब तक दानिश सर से जुड़ा है। क्या बात है आयुष पटेल, सनातनी बॉय, क्या बात है, क्या लाइन लिखी है उन्होंने, बढ़िया वाली। ठीक है, चलिए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 280 जो है फ्रेंड्स, ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय फाइनेंस कमीशन जो है उसकी बात करता है। अगर राज्य वित्त आयोग की बात करें, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य वित्त आयोग, राज्यों में भी तो होता है, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो है 243I। इसका इसका अगर आ जाए क्वेश्चन तो 243I जो है इस राज्य वित्त आयोग का है आर्टिकल, और वित्त आयोग, देश का जो वित्त आयोग है 280 है। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा करें हम लोग टॉप 20 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी क्लास लगाए? कितने लोग चाहते हैं जल्दी बताओ। लेकिन फिर उसको लाइव ओनली रखेंगे हम लोग, ठीक है, लाइव ओनली क्लास रहेंगी, और मैं चाहूंगा कि उसके तुरंत बाद आप टेस्ट दे, हर एक बच्चा टेस्ट दे। देखो टेस्ट के ऊपर में मैं क्यों फोकस करता हूं इतना ज्यादा, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो ना तो आपकी जांच हो जाती है कि वही के वही कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, और आपने सही किया होता है तो भी वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, और अगर आपने गलत किया होता है तो भी आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। और जब आप एनालिसिस करते हो ना तो वो समग्र रूप से एक और रिवीजन मान ली जाती है, तो 3 रिवीजन हो जाती है आपकी एक साथ में। इसीलिए मैं हमेशा टेस्ट के ऊपर में फोकस करता हूं कि आपको टेस्ट देनी चाहिए। टीचिंग परीक्षा में आपने देखा होगा पेड क्लास में हर सेशन, हर लेक्चर के बाद में आप लोगों का आपको टेस्ट मिलती है, हर लेक्चर के ऊपर में बेस टेस्ट मिलती है टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बार बार टेस्ट देते रहे और आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। ठीक है, अगर चाहते हो तो कमेंट में बताना, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, ठीक है, ये सेशन खत्म होते से ही, जैसे मैं ये सेशन एंड करूंगा बिल्कुल वैसे ही अगर आप लोगों ने यहाँ पर में 500 कमेंट्स कर दिया, ये यहाँ पर में 280 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, 280 2800 से ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर में। तो अगर आपने ये सेशन खत्म होते ही अगर आपने इसको लाइक कर दिया फ्रेंड्स और वहां लिख दिया कि जी सर करवा दीजिए, तो मैं पक्का आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ये करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर में। और जो आपका एजुकेशन एंड पर्सपेक्टिव वाला सेशन है, ठीक है, इसके अंदर में आप लोगों ने क्या करना है, 1000 प्लस लाइक्स करने हैं आप सभी लोगों ने, 1000 प्लस लाइक्स, ठीक है, और नोटिफाई मी का बटन दबाना है, नोटिफाई मी का बटन, नोटिफाई मी। ये 2 आप लोगों ने क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इस सेशन को आप लोगों ने 1000 प्लस लाइक्स कर दे रहे हैं। मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो आर्टिकल्स है जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपको सेशन के अंदर में ही लाइक जो है वो याद करवा दूंगा आपको, और उसके ऊपर मैं बेस टेस्ट भी दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग इसको रोकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग इस सेशन के ऊपर में जाकर इस सेशन को जो है क्या करेंगे, आप लोग जो है लाइक जरूर कर देंगे इस सेशन को। जी हाँ, और वेबिनार जो है कैसे आप लोगों ने ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूं कि वेबिनार जो है फ्रेंड्स उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आपको पिन कमेंट में भी दी गई है। ठीक है, और वो जो आपका सेशन है, ये वाला जो सेशन है उसके भी पिन कमेंट में हम डाल देंगे वेबिनार की लिंक। आपने क्या करना है, उस वेबिनार के ऊपर में उस फॉर्म को भर देना है। जैसे आप उस फॉर्म को भरोगे आपको क्या किया जाएगा, आप लोगों को एक कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर में आप 5 दिन 5 टेस्ट दोगे। 75% आप लोगों को लाना कंपलसरी है हर टेस्ट के अंदर में। ठीक है, 75% वो आपको वो 3 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फॉर्म भरना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, वेबिनार भी फ्री है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है, दोनों के अंदर में आप एक साथ एनरोल हो जाओगे, वो 5 टेस्ट के अंदर में भी और वेबिनार के अंदर में भी। ठीक है, तो टेस्ट कहाँ देना है, तो देखिए टेस्ट जो है आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे आप ये फॉर्म भरोगे टीचिंग परीक्षा की टीम आपको पीछे से आज 6 बजे से पहले, ठीक है, जो भी बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे, हर रोज हम 6 बजे बच्चों को ऐड कर देते हैं, तो बाकी सारे जितने भी बच्चे थे पहले वाले हमने सबको ऐड कर दिया है। ठीक है, बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर देंगे। वेबिनार की लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी दी गई है। ठीक है, लिंक भर देंगे, वो भर देंगे आप, वेबिनार के लिए भी एनरोल हो जाओगे आप। ओके, और उसके साथ साथ में आप अपने आप जो है आप लोग एलिजिबल हो जाओगे वो टेस्ट वाले कोर्स के लिए भी, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा उस टेस्ट कोर्स के अंदर में। तो आज आप दे सकते हो, कल वाली टेस्ट को भी आज आप दे सकते हो। ठीक है, तो 5 दिन में आप कभी भी दे सकते हो, चाहे 5 दिन में लगातार बार बार देते रहो आप लोग। ठीक है, जीके जीएस का बैच लेना है सर, ठीक है, तो आप जो है स्टडी ग्रुप जी आप जो है क्या करिए, नंबर जो चल रहा है ना नीचे में 761110110969788844, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पर मैं आपको मिल जाएंगी जानकारी। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फॉर्म भर दिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करिए, इस सेशन को जाकर जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर देंगे, नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे। देखते हैं कि 1000 लाइक्स हो जाते हैं इसके अंदर में, और जैसे हो जाएंगे मैं आप लोगों के लिए जो है एक जो है टॉप 20 आर्टिकल्स वाला जो सेशन है वो भी आप लोगों के लिए लगा दूंगा मैं उसमें। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।
एक प्रैक्टिस सेट का बुक लॉन्च कीजिए सर, 150 नंबर का है प्रैक्टिस। ठीक है शारिक अहमद जी, उसके ऊपर में भी विचार करेंगे। जितने लोग इसके ऊपर में चाहते हैं कि ऐसा कोई बुक लॉन्च की जाए प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।